नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम यहाँ पर आज बहुत ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ, मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर 10th क्लास के सिलेबस का चैप्टर है और ये 11th क्लास में भी और ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद ही ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, ठीक है, कैसी दिखती है, क्या क्या इसमें बातें याद रखना है, इसके क्या फार्मूले होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ कई क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं, ताकि जो भी हम बेसिक पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है बेसिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी करते हुए जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो समांतर श्रेणियाँ क्या होती है हम यहाँ पर समझने वाले। पहली बात तो ये है, समांतर श्रेणियों का यूज हम हमारे डेली लाइफ में भी कर सकते हैं क्या, दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है क्या, तो हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। समांतर श्रेणियाँ ये चैप्टर अगर आपको आता है तो हमारे दैनिक जीवन को भी और आसान बना सकते हैं हम। कैसे, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लिया जाए आपके पास में क्या है, गुल्लक है। गुल्लक तो जानते हैं ना आप, मैंने मटके टाइप की गुल्लक बनाई। इसके आकार बड़े अट्रैक्टिव अलग अलग टाइप के होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा बंद रहता है और यहाँ पर एक छेद होता है जिसमें से हम पैसे डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना, गुल्लक। तो अगर मान लिया जाए कि कोई राजू नाम का बच्चा है, वो ये चाहता है, राजू नाम का कोई व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी बचत करके इस गुल्लक के अंदर जमा करूं, लेकिन वो ये सोचता है कि इस गुल्लक के अंदर जो पैसा डालूंगा मैं, उसका कुछ नियम बनाया जाए। इसके अंदर जो पैसे डालूंगा उसका कुछ नियम बनाया जाए। अब वो कुछ नियम बनाता है। वो बोलता है कि एक काम करता हूँ मैं, पहले महीने में 50 रुपये डालता हूँ और फिर हर महीने में 10-10 रुपये बढ़ा देता हूँ। मतलब पहले महीने की 1 तारीख को मैं 50 रुपये इसके अंदर डालूंगा और फिर अगले महीने में 60 रुपये डालूंगा, उसके अगले महीने में 70 रुपये डालूंगा, उसके अगले महीने में 80 रुपये डालूंगा और इसी प्रकार से 10-10 रुपये बढ़ाते हुए मैं इस गुल्लक के अंदर डालते जाऊंगा। अब वो ये जानना चाहता है कि मैं 5वां साल कंप्लीट होते समय अंत में 5 साल के लिए डालना चाहता वो इसके अंदर, और 5 साल के अंत में कितना पैसा मुझे इसके अंदर, उस महीने में कितना पैसा डालना पड़ेगा, मतलब 60वें महीने में कितना पैसा डालना पड़ेगा इसके अंदर, वो ये जानना चाह रहा। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ा, आप बताओ 60 तक अगर आपको करना है तो 10-10 ऐसा प्लस करते जाना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन समझ में आएगी ना। मतलब पहले महीने में 50 रुपये डाल रहा, फिर 10-10 रुपये हर महीने में बढ़ रहा, 5 साल के लिए, मतलब 12×5 = 60 महीने हैं। 60 महीने के लिए वो गुल्लक के अंदर पैसे डालते जाएगा। तो 60वें महीने में वह गुल्लक के अंदर कितना पैसा डालेगा, ये जानना चाह रहे हैं हम। चलो ठीक है। अगर ये चैप्टर अगर हमसे बनता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं 60वें महीने में कितना डाल सकते हैं, तुरंत डायरेक्ट, है ना, 10-10 जोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। जब 60वां महीना कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर गुल्लक में पैसा जमा हो जाएगा, तो जब मैं इस गुल्लक को तोड़ूंगा तो इसके अंदर से कितना पैसा निकलेगा, टोटल कितनी रकम जमा हो जाएगी, ये भी जानना चाह रहा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये चैप्टर नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, इनको सब जोड़ते हुए जाएंगे, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसा 60 बार, और तब आपको आंसर मिलेगा कि इसके अंदर कितना पैसा जमा हो चुका है। अगर ये चैप्टर आपसे बनता है, ये चैप्टर अगर अच्छे से सीख लिया आपने, तो आप चुटकी बजाते से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसके अंदर अब कितना, 60 महीने के बाद कितना पैसा जमा हो जाएगा, टोटल रकम कितनी हो जाएगी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये तो आपको लग ही रहा होगा कि ऐसी इससे संबंधित कई सारी समस्याएं हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में आती है। ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति की 5 साल की नौकरी हो गई, 5 साल कंप्लीट हो गए उसके नौकरी को, और उसका जो वेतन है 25,000 रुपये है। कितना वेतन है उसका, 25,000 रुपये है।
जब वो रिटायर होगा, यानी कि उसकी और 25 साल की नौकरी बची हुई है, ऐसा मान लेता हूं मैं, 25 साल की नौकरी बची है, तब उसका वेतन कितना रहेगा? अगर प्रति माह इसके वेतन में, प्रति वर्ष इसके वेतन में 1500 रुपये की वृद्धि होती है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं आया? कोई व्यक्ति है, उसकी 25,000 रुपये मासिक वेतन है और प्रति वर्ष उसका जो वेतन है 1500 रुपये बढ़ जाता है। जब वो रिटायर होगा, मतलब उसकी और ये मान के चलो कि 20 साल की और नौकरी बची हुई है, 20 साल बाद आखिरी वेतन जो उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा? इतना बढ़ाते 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 जाएंगे तो अंतिम वेतन कितना मिलेगा? अगर ये वाला चैप्टर आता है तो आप फटाक से इसका आंसर निकाल सकते हो, बिल्कुल फटाक से। अभी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप भी खुद इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। समांतर, पहले तो इस बात को आप समझो, मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया जो चैप्टर है ना, हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, उस बात को अगर आपने शुरू में समझ लिया ना, तो फिर आपके मानसिक जो होता है ना कि अच्छा सर ये वाली बातें समझ रहे हैं और वही समझते हुए भी जा रहा है, और कितनी चीज़ें पढ़ना है, बस इतनी सी बातें हम यहाँ पर करेंगे। देखना, पहली बात तो समांतर श्रेणी, या नाम देखो इसका, समांतर समांतर समांतर, अरे 2-3 बार बोला मैंने, क्यों बोला? इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, समान अंतर, समान अंतर, अंतर समान होना चाहिए। किसका? श्रेणियों का। क्या? जो श्रेणी है उस श्रेणी का क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। अब आपके इसको इंग्लिश में बोला जाता है समांतर, मतलब अर्थमेटिक, और प्रोग्रेशन मतलब श्रेणियाँ, है ना, ये बोला जाता है। तो इंग्लिश में भी यहाँ पर इसकी मीनिंग लिखी हुई है। मतलब ये बात समझ में आ गई कि कोई श्रेणी रहेगी और उसमें कुछ समान अंतर की बात की जाएगी, तो इस बात को हम समझते हैं। पहली बात तो 2 वर्ड है श्रेणी, बच्चे समांतर श्रेणी पढ़ते हैं इसको। श्रेणी, श्रेणी नहीं है भैया, श्रेणी है। श्रेणी क्या है? श्रेणी, श्रेणी मतलब सीरीज, सीरीज, और श्रेणी, श्रेणी, ठीक है। और एक बात लिख देता हूं मैं, इसको इधर कर देता हूं। श्रेणी मतलब होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है। और सीक्वेंस, अनुक्रम, अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना बेहद जरूरी रहेगा। ये तीनों में अंतर क्या है, तीनों में अंतर समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीनों में अंतर क्या है भाई? नाम क्या है? अनुक्रम, अनुक्रम। इसमें कुछ पद रहेंगे, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में क्या 2 है और 5 है और 8 है और डेज डेज डेज। यहां पर हो क्या रहा, मैंने क्या किया, ये जो पहला पद है ना, पहला पद, इसमें 3 को प्लस कर दिया। क्या किया? 3 को प्लस किया, फिर और 3 को प्लस कर दिया, और ऐसा 3 को प्लस करते करते आगे बढ़े। हर बार जो नया पद आएगा वो 3 ज्यादा रहेगा, +3। इसमें भी 3 को प्लस कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, +3 करूंगा तो 14, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? अब देखना, मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूं, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कर देता हूं, 3 का स्क्वायर कर देता हूं, और मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है, तुरंत बता दोगे आप, सर यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर रहेगा, फिर 5 का स्क्वायर रहेगा। तुरंत बता दिया ना। मतलब इन 3 पदों को देखते हुए आप अगला पद अगर बता देते हो, यहां पर क्या हो रहा, वर्ग हो रहा, हर बार पदों का वर्ग होते जा रहा। अब देखना, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3,
और इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए तो एक निश्चित क्रम में आपको अगला पद मिलते जा रहा है। देखना फिर से और एक बार, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में एक है, एक को डबल कर रहा हूं और उसमें 3 को प्लस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, एक को डबल कर रहा हूं और उसमें 3 को प्लस कर रहा हूं। एक का डबल कितना हो गया भाई, एक का डबल 2 और 2 में 3 को प्लस किया तो कितना आ गया 5। अब अगला पद, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, जो भी पद आया उसका डबल कर रहा हूं और उसमें 3 को प्लस कर रहा हूं, तो 5 दूनी 10 और 3 13। फिर इसको डबल कर रहा हूं, 13 दूनी 26 और 3 को प्लस कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 29। आ गई बात समझ में। मैं क्या कर रहा हूं, 3 है मेरे पास में, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81 और डेश डेश डेश। मतलब आप देख रहे हैं कि हर बार अलग अलग नियम लग रहा है यहां पर। कभी आप गुना करने के बाद में अगली संख्या आ रही है, कभी प्लस करने के बाद में अगली संख्या आ रही, कभी स्क्वायर करने के बाद में अगली संख्या आ रही, कभी प्राकृत संख्याओं का क्यूब करने पर, घन करने पर अगली संख्या आ रही है, कभी डबल करके 3 को जोड़ने पर अगली संख्या आ रही है। तो ये क्या अनुक्रम किसको बोलेंगे, अनुक्रम उसको बोलेंगे कि भैया ये क्या है, किसी एक नियम के तहत काम करता है। ये नियम बन गया कि अगला पद कैसे आएगा, उसका इतना गुना कर दो तब अगला पद मिलेगा आपको। आई बात समझ में। तो ऐसा कोई ना कोई नियम के तहत अगले पद आ रहे। मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आगे क्या आने वाला है तो आप इस आधार पर बता सकते हो। तो ये क्या है, अनुक्रम है। ठीक है। अब श्रेणी क्या है, श्रेणी, श्रेणी 2 टाइप की रहेगी, वैसे तो 3 टाइप से है। ठीक है, कुछ स्पेशल है, विशेष प्रकार की भी श्रेणी होती है, लेकिन अभी हम बात करेंगे 2 प्रकार की श्रेणी होगी। कौन से, एक तो समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी, है ना। तो आज समांतर श्रेणी कवर करेंगे और फिर अगली क्लास में गुणोत्तर श्रेणी कवर करेंगे। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसको ज्यामेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्यामेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं केवल ये दोनों श्रेणियों की बात कर रहा हूं। समांतर श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया ये मेरे पास में पहला पद है, मैंने क्या किया, इसमें 4 को प्लस कर दिया, 4 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया 9, इसमें फिर 4 को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 13, फिर इसमें 4 को प्लस कर दिया तो 17, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा और कंटिन्यूअस ऐसा चलते जाएगा। मतलब पिछले पद में एक निश्चित राशि को जोड़ने पर, योग करने पर अगला पद आता है तो इसको क्या बोला जाता है, एक श्रेणी बन गई। अभी देखना 4, इसमें 1 को प्लस कर देता हूं मैं, किसको प्लस कर देता हूं 1 को, तो कितना हो गया 5, इसमें फिर 1 को प्लस कर देता हूं तो कितना हो गया 6, इसमें फिर 1 को प्लस कर देता हूं तो 7, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। जैसे 25 में ऋण 2 को प्लस कर देता हूं, ऋण 2 को प्लस कर देता हूं मतलब 2 को कम कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 23 में से ऋण 2 कर देता हूं तो कितना हो गया 21 में ऋण 2 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 19, और डेज 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 चलते जाएगा। तो समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी उसको बोला जाता है कि हर एक पद में पिछले पद में किसी, हर अगला पद पिछले पद में कोई एक नियत राशि को जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो इन पदों को क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। आया क्या समझ में। अरे इसमें मैंने ये देखो 9 कैसे आया, पिछले बार में 4 को प्लस किया, 13 कैसे आया, पिछले पद में 4 को प्लस किया, 17 कैसे आया, पिछले पद में 4 को प्लस किया, पहले पद को छोड़कर। ये कैसे आया तो पता नहीं, ये तो पहला ही पद है। यहां से आगे कैसे बढ़ा तो हर बार 4 को प्लस करने से। ये कैसे आगे बढ़ रहा, हर बार 1 को प्लस करने से। ये कैसे आगे बढ़ रहा, हर बार ऋण 2 को प्लस करने से, हर बार ऋण 2 को प्लस करने से। 15 15 15 और डेज 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 आगे भी। अगला पद कैसे आया, इसमें 0 को प्लस करने से। इसमें 0 को प्लस करेंगे मतलब जैसे कि वैसे ही रहेगा ना,
शून्य को प्लस करेंगे तो जैसे कि वैसे रहेगा। तो समांतर श्रेणी किसको बोला जाता है? जिसका प्रत्येक पद पिछले पद में कुछ विशेष राशि या कोई राशि को जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो उस श्रेणी को क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी कहा जाता है। और गुणोत्तर श्रेणी क्या बोला जाता है? कि प्रत्येक राशि में जब गुना करते हुए जाएंगे तो उसको गुणोत्तर राशि श्रेणी बोला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि अनुक्रम और श्रेणी में अंतर समझ में आ गया क्या? हाँ, आ गया है ना। ये कुछ भी हो सकता, कभी प्लस हो सकता, कभी वर्ग हो सकता, कभी क्यू हो सकता, कभी कुछ हो सकता, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि प्लस करने पर आएगा या गुना करने पर आएगा। ठीक है, ये हो गया श्रेणी। अब श्रेणी क्या होता है? श्रेणी सीरीज। अरे दीपावली पर आप सीरीज जलाते हो क्या? क्यों? दीपावली पर, दीपावली वगैरह या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है तो आप कोई एक ऐसा लाइट की सीरीज जलाते हैं क्या? हाँ जलाते ना। अरे जलाते कि नहीं जलाते? हाँ जलाते ना सीरीज। तो वही सीरीज है ये, जो त्यौहार में हम जो बढ़िया लाइट, त्यौहार में लाइट करने के लिए एक सीरीज का उपयोग करते हैं, वही वाली सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखना कैसे, जो भी अनुक्रम है इनको क्या कर दो? सबको प्लस कर दो। जो अनुक्रम है सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। जो अनुक्रम है सबको प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो, तो यही अनुक्रम क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। आई क्या बात समझ में? तो क्या अनुक्रम को प्लस करने पर श्रेणी बनती है? नहीं, श्रेणियों को भी अगर मैं बीच में प्लस 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 लगा दूं तो श्रेणी बन जाएगी। ये श्रेणी थी और इसको प्लस 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 लगाने से वो श्रेणी बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस करने पर। मैंने दीपावली वाली बात क्यों की, वो जो सीरीज वाली बात क्यों की? क्योंकि एक बल्ब क्या करता है? एक बल्ब क्या करता है? दूसरे बल्ब से जुड़ा रहता है कि नहीं? ऐसा, अरे जुड़ा ही तो रहता है। एक दूसरा बल्ब, फिर तीसरा बल्ब, फिर चौथा बल्ब। तो ऐसा अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। याद रखें कि जो श्रेणियां है, प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम होता है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकता। क्योंकि श्रेणी में क्या होता है? एक निश्चित राशि को जोड़ने के बाद में या गुना करने पर प्राप्त होता है, लेकिन ये तो किसी भी नियम के तहत आ जाता। कोई भी नियम हो सकता है, ये वाला भी नियम हो सकता है। तो प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं होता। तो अभी तक इतना हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ, इतना हमने पढ़ा, तो केवल एक बात आपने सीखी है कि भैया अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होती है और श्रेणी क्या होती है। तीनों में डिफरेंस हमने यहां पर जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हम। समांतर श्रेणियां। अब बात कर रहे हैं, केवल हम समांतर की बात कर रहे हैं। समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर का होना जरूरी है। समान अंतर का होना जरूरी है। कैसे? अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में पहला पद है 5, दूसरा पद है 9, तीसरा पद है 13 और चौथा पद है 17 और डेज डेज डेज, आगे भी चलते जाएगा चलते जाएगा। यहां पर हम कामा लगा देते हैं, ठीक है ना, कामा से सेपरेट किया जाता है इसको। मुझे ये पता करना है ये कौन सा पद है भाई, पहला पद है कि नहीं, ये 1। ये कौन सा पद है, दूसरा पद है। ये तीसरा, अरे तीसरे नंबर पर आया तो तीसरा पद, ये पहले नंबर पर आया तो पहला पद A1 से प्रदर्शित किया जाता है इसको। ये दूसरा पद तो A2, ये तीसरा पद तो A3 और चौथा पद तो A4, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा, आगे भी आते जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं तो 9 - 5 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। अगर इसमें से इसको घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ रहा क्या? हाँ आएगा ना, 4 आ रहा। हाँ ठीक है। इसका मतलब तो आप सीधा सीधा भी बोल सकते ना कि इसमें 4 को प्लस करेंगे तब अगला पद आएगा, इसमें 4 को प्लस करेंगे तब अगला पद आएगा,
इसमें 4 को प्लस करेंगे तब अगला पद आएगा। अगर मुझे इसका अगला पद चाहिए तो आप तुरंत बता सकते क्या? अरे बताओ ना। इसमें 4 को प्लस किया तो ये आया, इसमें 4 को प्लस किया तो ये आया, इसमें 4 को प्लस किया तो ये आया, इसमें 4 को प्लस किया तो ये आएगा। मतलब कितना आने वाला? 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और इसी प्रकार से और 4 को प्लस करते जाएंगे तो अगले पद आपको मिलते जाएंगे। ये हो गया आपका 5वां पद, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा। ध्यान से समझना, अभी जो मैं बेसिक बता रहा हूं, केवल इतनी सी बात समझ लिए ना तो आधे क्वेश्चन इसके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है ना? क्या पता चला आपको कि ये पहला पद है, पहला पद है, और पहले पद में डी को अगर प्लस करूंगा, किसको प्लस करूंगा? पहले पद को ए से भी प्रदर्शित करते हैं, किसी एक नियत राशि को प्लस करूंगा। डी क्या है अभी बाद में समझेंगे हम, हैं? मतलब मैं क्या करता हूं, पहले पद में डी को प्लस कर देता हूं तो दूसरा पद आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें मैं और एक डी को ऐड करता हूं, एक डी तो पहले से ही था तो क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा, तो अगला पद आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें और डी को प्लस कर देता हूं, a + 3D, अगला पद आ जाएगा। a + 4D, अगला पद आ जाएगा, और इसी प्रकार से चलते जाएगा। आया क्या समझ में? अब आप बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, डी कहाँ से आ गया? अरे बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने उसको डी मान लिया, मतलब मान लिया। ठीक है ना? अभी यहाँ पर देखना, इसमें से मैं अगर इसको घटाता हूँ तो क्या आएगा? डी। इसमें से इसको घटाता हूँ तो क्या आएगा? डी। इसमें से इसको घटाता हूँ तो क्या आएगा? डी। और इसमें से इसको घटाता हूँ तो डी आएगा। कहने का मतलब हर बार समान संख्या आ रही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो सेम आ रही, समान संख्या आती जा रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या समांतर श्रेणी में है। हाँ अब सुनो, ये क्या है? पहला पद है कि नहीं? पहला पद, हाँ पहला पद है। ये क्या है? दूसरा पद है। ये पहला पद हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। हाँ ये क्या हो गया? तीसरा पद हो गया। हाँ ये चौथा पद हो गया। हाँ 5वां पद हो गया। हाँ और डैश डैश डैश, और ऐसे ही यनवा पद आ जाएगा। यनवा पद मतलब समझ गए ना? आगे जाएंगे तो एक यनवा पद हमें मिल जाएगा, मतलब यन नंबर वाला। यन का मान 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब गौर से देखना, यहां पर ये पहला पद है तो उसमें क्या है? ये है। दूसरे पद में भी ये है, तीसरे पद में भी ये है, चौथे पद में भी ये है, 5वें पद में भी ये है, तो यनवें पद में भी ये रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा ना, यनवें पद में भी ये रहेगा, क्योंकि सब में है तो इसमें भी रहेगा, क्या दिक्कत है? हाँ ये पहले पद में डी है ही नहीं, दूसरे पद में एक डी है, दूसरे पद में एक डी है, तीसरे पद में 2 डी है, तीसरे पद में 2 डी है, चौथे पद में 3 डी है, 5वें पद में 4 डी है। डी कितने बार आए? 4 बार। मतलब जो भी पद रहता है उसकी अपेक्षा एक कम डी रहता है। क्या रहता है? ये डी एक कम रहता है। तो जब ये यनवा पद है तो यन की अपेक्षा एक कम डी रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ रहेगा। मतलब आपके पास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन चुका है ऑटोमेटिक, और एक खुद ने आपने ही बनाया है। खुद ने आपने ही तो बनाया है, समझते हुए जा रहे, बन गया। मतलब क्या पता चला आपको? ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला बन गया। जहां याद रखना कि जो पहला पद होता है उसको ये बोला जाता है, पहले पद को क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है। जहां ये जो है ना वो क्या है? पहला पद है, फर्स्ट टर्म, पहला पद फर्स्ट टर्म है ये। और जो यन है ना, यन का मतलब कितने पद है भाई इसमें? जैसे अगर मैं यहां पर बोलूंगा 4, तो 4 पद हो गए ना, 1 2 3 4, 4 पद हो गए ना। तो यन का मतलब क्या है? पदों की संख्या।
n हो गया, ये हो गया, d क्या है, d सार्व अंतर। सार्व अंतर क्यों बोलते इसको, सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्यों बोला जाता है भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा, d, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, d, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, d, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या, d आएगा। मतलब हर जगह जो अंतर है ना वो एक जैसा है, सार्व अंतर। यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, यहाँ का अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर कितना है, d है। अच्छा, ये n क्या है, ये n मतलब यनवा पद, यनवा पद। ये बात समझ में आ गई क्या, यनवा पद। ये यहाँ पर जो लिखा रहेगा, ये मैं अगर यहाँ पर 5 लिखूंगा तो पांचवा पद, इसको क्या बोलेंगे, पांचवा पद। यहाँ पर अगर 7 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सातवां पद। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये 3 लिखा मतलब ये तीसरा पद है, ये 4 लिखा मतलब ये चौथा पद है, ये 5 लिखा मतलब ये पांचवा पद है। ऐसा पांचवा पद, सातवां पद, यनवा पद, ये n मतलब यनवा पद। अब सुनिए जरा, अगर ये वाला फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला बन गया, एपी का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। और मैं आपको बता दूं कि इसमें फार्मूले ही नहीं है ज़्यादा, बहुत कम फार्मूले, 2-3 फार्मूले है, बस इतने में काम हो जाएगा। और वो फार्मूले रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे अगर आपसे बोला कि अच्छा 8वां पद बताओ, तो a प्लस a बराबर से 8वां पद मतलब a 8, क्या लिखोगे, a प्लस यहाँ 8 है ना, तो एक कम 7d। आई बात समझ में, यहाँ a का मान और d का मान रख देंगे तो 8वां पद आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। 25वां पद बोला तो ये 25 बराबर से ये जो भी पद रहेगा उससे एक कम कर दो, 24d। तो इससे एक कम d लिया जाता है। यहाँ यनवा पद का सूत्र क्या है, n-1d, एक कम d कर दिया ना, ऐसा। अब सुन लो, यहाँ पर a मतलब पहला पद, n मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार्वंतर और an मतलब यनवा पद। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कितना आसान है, आपको इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा कितना आसान है। जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक श्रेणी है 8, 12, 16 और डैश डैश डैश। बड़ा सिंपल सा काम। आपको पूछा है कि 9वां पद ज्ञात कीजिए, 9वां पद बताइए क्या होगा, 9वां पद जो है वो क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो बहुत ही सिंपल काम, 9वां पद, कौन सा पद, 9वां पद बराबर से क्या होता है सूत्र, a प्लस 9वां पद निकालना है तो 8 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे इससे, और d, a 9, a का मान और d का मान रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। पहली बात तो a का मान कितना है, a का मान कितना है, तो ये पहला पद जो है ना वही a का मान होता है, जो सबसे पहले लिखा जाता ना वो ये है। और d का मान कितना होता है, d का मान जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटा दो, 12 ऋण, मतलब ऐसा बोल दो कि a2 में से a1 को घटाएंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो d का मान कितना होगा, 12 ऋण 8, 12 ऋण 8, तो कितना हो गया भाई, 4। ठीक है, तो a और d का मान रख दो, a का मान कितना है 8 और यहां कितना 8 और d का मान कितना है 4। 8 और 8 कितना हो गया 16 और 16 चौक 64, 64 उत्तर आ जाएगा। अरे नहीं, बोर्ड मास लगाना है ना भाई, बोर्ड मास क्या है, पहले का करके पुनि भाग कर फिर गुण ले तो सुजान। पहले क्या करेंगे, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीत को जान। ठीक है, मतलब पहले गुना करेंगे फिर उसको उसके बाद प्लस करेंगे। कई बच्चे कर देते पहले 8 और 8 कितना हो गया 16 और 16 गुणित 4 और फिर देखते अरे मेरा सर उत्तर ही नहीं आ रहा, मैंने पूरा सब तो सही किया, गलती भी पकड़ में नहीं आएगी। तो एक्चुअल क्या है, पहले गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 8 धन 32 और ये कितना हो गया 40। आपको तुरंत पता चल गया कि भैया इस श्रेणी का 9वां पद जो है वो 40 होगा, पहले ही पता चल गया।
पहले मतलब सिंपल कर दिए, यही तो क्वेश्चन है। क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। एपी के लिए पहला पद ए और सार्वअंतर डी लिखिए। तो ये तो आप बोलोगे कि फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। डी मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसीलिए तो इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है, या इसको सार्वांतर हिंदी में बोला जाता है, सार्वांतर, सार्वांतर। पहला पद बोलो। अरे जो पहले नंबर पर लिखा है वो पहला पद है, क्या सिंपल काम है भाई। ए बराबर से पहला पद मतलब ए बराबर से कितना है? 3 है। और सार्वांतर पूछा है तो क्या करो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। 1 - 3 = -2। या तो इसमें से इसको घटा दो तो -2 ही आएगा। -1 - 1 तो -2। इसमें से इसको घटा देंगे तो -3 -1 तो कितना हो जाएगा? -2 आ जाएगा। सब जगह एक जैसी आएगा। अगर वो एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो एक जैसा ही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। सार्वअंतर निकालना था तो सार्वअंतर इतना हो गया। पहला पद और सार्वअंतर बताना है तो पहला पद क्या हो गया? 1/3, मतलब ए बराबर से कितना हो गया? 1/3। और डी बराबर से कितना हो जाएगा? 5/3 - 1/3। और 3 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 - 1 तो ये क्या हो गया? 4/3। मतलब डी का मान आपसे पूछा था तो डी का मान आपने निकाल दिया। डी = 4/3। कितना सिंपल काम। इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो। तो सामान्यतः दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, ज़्यादा ठीक है, शुरू के ही कर दो ना। हाँ, पहले में से दूसरा मत घटा देना भाई, अगले में से पिछला घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, एपी के पहले 4 पद लिखे। पहला पद ए है और सार्वअंतर डी है। 4 पद लिखना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, पहले 4 पद लिखना। एक पद हो गया और डेस 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 तो लगा दो। अब देखना, पहला पद कौन है भाई? 10। और यहां पर क्या है? ए का मान 10 है और डी का मान कितना है? 10। ये एपी होती है, ये बात याद रखना, ये एपी होती है। अच्छा, यहां पर क्या है? 10 2 × 10 10 और 3 × 10 प्लस 3 × 10। ए और डी के मान रख दिए मैंने और डेस 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 चलते जाएगा। अब देखिए, ये हो गया 10, क्या हो जाएगा? 20 और 10 दूनी 20 और ये कितना हो गया? 30 और 10 तिया 30 और ये कितना हो गया? 40। तो ये हो गया भैया 4 पद बोले, 4 पद हमने निकाल दिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ऐसा। और एक तरीका है। क्या तरीका है? पहला पद a1 बराबर से कितना है? 10। दूसरा पद क्या होता है? a1 पहले पद में d को प्लस कर दो। जो पहला पद था ना उसमें 10 प्लस डी का मान कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? 20। ये बात समझ में आई क्या? जो भी पहला पद रहेगा उसमें डी को जोड़ देंगे, डी का मान 10 है ना, तो दूसरा पद आ जाएगा। और तीसरा पद अगर निकालना a3 तो दूसरे पद में डी को जोड़ दो। तो a2 का मान कितना है? तो 20, 20 + 10 और कितना हो जाएगा? 30। चौथा पद, तो पिछले पद में a3 में डी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? a3 का मान कितना है? 30 और उसमें 10 को डी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। बस देखिए 10 20 30 40, 10 20 30 40। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। आया ना समझ में? बिल्कुल सिंपल काम है, दोनों ही तरीके सही है। एपी के पहले 4 पद लिखिए, वही वाला क्वेश्चन है। पहला पद कौन है हमारे पास में? a1 बराबर से कितना है? 4। a2 बराबर से क्या होता है? a प्लस डी, a1 प्लस डी। a1 का मान कितना है? 4 धन -3
डी का मान कितना है, ऋण 3 है ना, ऋण 3 दिया हुआ है यहाँ पर। तो धन और ऋण कितना हो गया, ऋण 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अब A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, और A2 का मान कितना है 1 और प्लस माइनस 3, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। और A4 तो A3 प्लस डी, और A3 का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है -3, कितना हो जाएगा -5। बस हो गए, 4 पद बोला है, 4 पद निकाल चुके अपन। पहला पद 4, 3, ऋण 2, ऋण 5। बस इसी प्रकार से जितने भी पद बोले उतना ऐसा करते हुए चले जाओ। बड़ा सिंपल सा काम है, हाँ सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं की कौन सी सूची एक एपी बनाती है? यदि वे एक एपी बनाते हैं तो सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद लिखिए। पहली बात तो ये एपी है या नहीं है ये चेक करते हैं हम। एपी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए कैसा किया जाता, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आया 6, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आया 6, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा 22 ऋण 16 6। अगर यहाँ और यहाँ तीनों जगह सभी जगह एक जैसा अंक आता है, एक जैसा नंबर आता है, तो वह सूची यानी कि वह लिस्ट क्या होगी, एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सर 2 जगह अगर एक जैसा आया और तीसरी जगह एक जैसा नहीं आया तो फिर नहीं होगी एपी। सभी जगह एक जैसा आना जरूरी है। जैसे मान लिया ये और भी आगे होता 10 जगह एक जैसा आया और एक जगह नहीं आया, ऐसा तो बराबर तो भी नहीं होगी। मतलब हर जगह सार व अंतर बोलते हैं ना उसको, सार व अंतर समान होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा, A2 में से A1 को घटाया जाए तो 6 आ रहा, A3 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया तो भी 6 आ रहा, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया तो भी 6 आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, अतः सार्वअंतर मतलब D बराबर से कितना हो गया 6, और पहला पद कौन हो गया, A बराबर से 4। जो सबसे पहले लिखा है वो पहला पद, और जो ये अंतर आता है वो सार्वअंतर। अब अगले 3 पद याद कीजिए, अगले 3 पद, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। मतलब कौन सा पद निकालना है, 5वां पद A5। क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 का मान कितना है भाई, चौथा पद कितना है 22 22 प्लस डी का मान कितना है 6, तो कितना हो गया 28। A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस डी, A5 कितना है 28, और डी का मान कितना है, डी का मान 6, तो कितना हो जाएगा 28 30 34, कितना हो गया 34। A6 प्लस डी, A6 का मान कितना है भाई, A6 का मान 34 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास में कितना है 4, तो कितना हो गया 38। बस हो गया काम, ठीक। अरे आसान है कि नहीं। और भी एक तरीका है, तरीके सारे मालूम होना चाहिए आपको। देखो कौन सा पद निकालना है, 5वां पद। 5वें पद का सूत्र क्या होगा, जो भी पद निकालना A प्लस कौन सा पद निकालना 5वां, तो 4D। ये भी तरीका है। देखना पहला पद कौन है 4, धन 4 इंटू डी, डी का मान कितना है 6, तो ये हो गया 4 प्लस 6 चौक 24, और ये कितना हो गया 28। आगे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मान लिया जाए A6 निकालना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस, या 6 है तो क्या हो जाएगा 5D, तो क्या हो जाएगा A का मान कितना है भाई, A का मान 4 है, और 5 और D का मान कितना है 6 है ना, तो 6 पंचे 30 और 4 34। आया समझ में। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहली बात तो ये एपी में है या नहीं है ये चेक करते हैं।
1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 7 7 49 और इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे। ये एपी में है या नहीं है? तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा 8, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा 16। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर बराबर आना चाहिए। हाँ, इसको भी घटा देता हूँ, बाकी घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आए। ये बराबर भी आ जाए तो क्या मतलब है, ये 4 और 2 24, एपी में ही नहीं है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते कि यहाँ a2 माइनस a1 का मान और a3 माइनस a2 का मान बराबर नहीं है, इसलिए सार्वंत मतलब जो दी गई सूची है वो एपी में नहीं है, बस ऐसा। अब nth टर्म, nवा पद क्या होगा, an। बड़ा सिंपल सा काम है, a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है nवा पद। आ गई बात समझ में? nवा पद का ये सूत्र है, इसको दिमाग में भर लो और इसकी बेहद जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहां पर मैंने शुरू में लिखा दिया था कि जहां पर a जो होता है ये क्या होता है पहला पद, a जो होता है वो क्या होता है पहला पद, इसको बोलते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ये n जो होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d जो होगा वो सार्वांतर होगा, सार्वअंतर, और an होगा nवा पद। बस ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास में पहला पद 5 है, 15, 25 और डैश डैश डैश, और आपसे बोला है कि इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद क्या होगा ये बताइए आप, क्या पूछा है 7वां पद क्या होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल सा काम है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अरे n मतलब कौन सा पद निकालना है 7, 7वां पद, जहाँ n है वहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा बस। और ये जो है ना ये क्या पहला पद है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। आई बात समझ में? और d के जगह क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो d के जगह 10 लिख देंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना सीधा सीधा काम है। सार्वअंतर मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 आ रहा, तो d का मान 10 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी एपी का सार्वअंतर 3 है, अच्छा एपी का सार्वअंतर 3 है, मतलब क्या दिया है d का मान आपको मालूम है d बराबर से 3 है, और 18वां पद ऋण 5 है। 18वां पद कितना है ऋण 5, तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद बताना है आपको क्या होगा, और बड़ा सिंपल काम है। ये 18 का सूत्र क्या होगा, अरे ये n का सूत्र क्या होता है ये n बराबर से क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। जो भी पद ज्ञात करना है उसमें से एक कम d लिखना है आपको, यानी कि क्या हो जाएगा a 18 a प्लस 17d बराबर से ऋण 5। आया क्या समझ में? अरे समझ में आया? जो भी पद याद करना है उससे एक कम d लिखना है यहाँ पर, एक कम d। अच्छा a का मान नहीं मालूम आपको, तो जैसे कि वैसे रख देता हूं मैं 17, और d का मान कितना है 3, d का मान कितना है 3 और इज इक्वल टू ऋण 5। तो a प्लस 17 तिया 51 इज इक्वल टू -5, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -5 माइनस 51, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -56 बस। आ गया समझ में? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
एपी का कौन सा पद होना चाहिए, शब्द लिखा है पद होना चाहिए, क्या है पद। एपी का कौन सा पद है, बहुत मजेदार काम। ये क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन देखना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो ऐसा आगे जाते जाते ये वाला कौन सा पद होगा ये पूछा है आपसे, कौन से नंबर का पद होगा ये क्वेश्चन को समझना, कौन से नंबर का पद होगा। तो मान लिया जाए कि ये क्या है, 90वें नंबर का पद है। कौन से नंबर का पद है, 90वें नंबर का पद है, ऐसा मान लेता हूं मैं। इसका मतलब, अरे ये समझ में आया, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, थोड़ा सा पढ़ के फील करो ना इसको। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा पद है, अब ये कौन से नंबर का पद होगा ये पूछा है आपसे। तो हमने बोल दिया कि भैया ये 90वें पद का नंबर होगा। मैथ्स पढ़ रहे हैं ना अपन, तो मैथ्स में क्या होता है, जो चीज़ नहीं मालूम उसको मान ली जाती है। तो मान लिया भैया कौन से नंबर का पद, नंबर का मतलब 90वें नंबर का पद। मतलब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ए का मान कितना है 18, डी का मान कितना है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2, डी माइनस 18। ये बात समझ में आ गई क्या। मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी आएगा, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, तो 31 ऋण 36, तो कितना हो जाएगा ऋण 5/2। तो डी का भी मान हमारे पास यहां पर आ चुका है। हाँ, अब क्या बोला है, अब क्या हो गया, ए एन इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, और सारे मान रख दो। ए एन का मान कितना है, ऋण 47 -47 इज इक्वल टू, ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है -5/2, -5/2। ये 18 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -47 -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -5/2। समझ में आया। ये 18 जो है वो उधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, उधर धनात्मक है इधर आखिर ऋणात्मक। ये हो जाएगा 15, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव का लगेगा। 15, 5 और 1 6 -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -5/2। अब देखना ये गुने में है ना, ये तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है, तो -65 इंटू 2, ये नीचे वाला 2 है, ऊपर तीरे गुना होके जाएगा, और ऊपर वाला ऋण 5 है वो नीचे आ जाएगा। ऋण से ऋण कैंसिल, 5 का 5, 5 तिया 15 और 13 दूनी 26, कितना हो गया n माइनस 1, तो 13 दूनी 26 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा n का मान 27। ऐसा आई बात समझ में। अभी तो हम बढ़िया आराम से कर रहे हैं, लेकिन अपनी स्पीड तो खुद बढ़ा लोगे आप ना। पहले बेसिक आपको प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी होता है, फिर उसके बाद स्पीड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। सही होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, स्पीड ऑटोमेटिक बनती है, ठीक है ना। तो स्पीड पर ध्यान मत दो, एक एक चीज़ पहले समझते चलो, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, स्पीड बढ़ाते रहना, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, आगे की बात करें। जांचिए कि क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या -150 एपी, ये वाली एक एपी दी हुई है आपको, है ना, का एक पद है। क्या बोलना चाह रहा, 11 8 5 2 डैश डैश डैश, और ये बोलना चाह रहा है कि भाई इसके आगे लगातार चलते जाएंगे तो -150 आ सकता है क्या। नहीं आया समझ में। इसमें से 3 कम किया
तो ये आया, इसमें से 3 कम किया तो ये आया, इसमें से 3 कम किया तो ये आया, इसमें से 3 कम करेंगे तो और आगे आएगा। फिर ऐसा कम करते 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 ऐसा हो सकता है क्या कि -150 आएगा इसमें। आप बोलोगे कि सर हाँ आएगा ना, कम तो होता जा रहा, फिर कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि ऋणात्मक आने लगेगा। आप बोलोगे ऐसे अंदाजे से नहीं बोल सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, क्यों? अरे कम होते जा रहा, लेकिन इसमें 3 आया क्या कहीं पर, 4 आया क्या, नहीं आया ना, 7 आया क्या कहीं पर, तो हर संख्या आना जरूरी थोड़ी है। तो ऋण 150 आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी कैसी है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा कि पहले मान लेते, माना कि एपी में यनवा पद जो है ना वो कितना है, -150 है, ऐसा हमने मान लिया। कौन सा पद है ये, यनवा पद है, ऐसा मान लेता हूं मैं। तो an का फार्मूला क्या बनता है, a + n - 1 d। आया समझ में? अब an का मान कितना है ये भाई, इसी को तो माना ना आपने, तो -150 = a का मान कितना है 11, a का मान कितना है 11, प्लस n का मान तो नहीं मालूम हमें, और d का मान कितना है भाई, क्यों कितना है, इसमें से इसको घटा दो, मतलब d बराबर से कितना हो जाएगा, d बराबर से a2 - a1, मतलब a2 का मान कितना है 8 ऋण 11, तो ऋण 3 है ना, d का मान कितना आ गया, ऋण 3। तो -150 = 11 धन n - 1, अरे अभी तो लिख तो दिया था मैंने, ये क्या हो जाएगा -3। ये 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -150 - 11 = n - 1 और इंटू -3, और कितना हो जाएगा 161 -161, ठीक है। अरे दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो 161, और ये जो -3 है वो नीचे आएगा, -3 = n - 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, और 2/3, और बराबर से n - 1, ऐसा आ जाएगा। या तो फिर एक काम करो, 161 है ना, 161 / 3, और ये +1, ये 1 इधर आएगा तो +1, इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, n बराबर से कितना आ जाएगा 3, तो 161 + 3, तो ये हो जाएगा n का मान 164 / 3, और 3 × 5 = 15, n बराबर से 3 × 5 = 15, और 3 × 4 = 12, सही 2/3। मुझे एक बात बताओ कि n का मान भिन्न के रूप में हो सकता है क्या? अरे n का मान तो क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए ना, क्यों प्राकृत संख्या होना चाहिए? अरे आप बोलोगे ना कि पहला पद होगा, अरे ये वाला जो होगा ऋण 150, कोई ना कोई पद होगा कि नहीं, आप बोलोगे कि 3.5वां पद होगा, अरे चौथा होगा, 5वां होगा, 7वां होगा, 11वां होगा, 25वां होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे भिन्न के रूप में नहीं आ सकता। यहाँ पर n का मान क्या होना चाहिए, हमेशा प्राकृत संख्या होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए, हमेशा प्राकृत संख्या। ये बात को याद रखना कि n का मान हमेशा प्राकृत संख्या होती है। n क्या होती है, हमेशा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगर n का मान प्राकृत संख्या नहीं है तो वो कोई पद नहीं हो सकता उस एपी का, ठीक है ना। तो ये प्राकृत संख्या का होना बेहद जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि -150 इस एपी में आगे की ओर नहीं आएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई? आपको एक एपी दी हुई है 53, 48, 43 और डेज 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 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? कौन सा पद? अरे तो n पद। अरे क्वेश्चन को समझो आप,
कौन सा पद, तो हमने बोला कि भैया वो n वां पद है, n वां पद की बात कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक, मतलब हमने माना n वां पद जो है ना, माना कि n वां पद पहला ऋणात्मक होगा। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बात समझ में आई क्या? ये जो एपी दी हुई है, इसका कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? अरे ये घटती हुई जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ऋणात्मक हो जाएगा संख्या को घटाते जाएंगे तो एक ऋणात्मक पद आएगा फिर, और उसके बाद सारे ऋणात्मक ही पद आएंगे। तो सबसे पहला पद ऋणात्मक कौन से नंबर का पद आएगा, ये पूछा जा रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो हमने बोला भैया कि n वां पद जो है ना, पहला ऋणात्मक पद है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये n जो है ना, इसका मान 0 से छोटा होगा। याद रखना कि ऋणात्मक जो पद होता है, ऋणात्मक मान होता है, वो हमेशा 0 से छोटा होता है। अरे संख्या रेखा पर भी तो पढ़ा है ना आपने, शून्य के इधर ऋणात्मक संख्या, इधर धनात्मक संख्या, मतलब ऋणात्मक यानी 0 से छोटी। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1d का मान क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। a कितना है भाई? 53 रख देता हूं मैं, प्लस n-1, और d का मान कितना है? तो a का मान है हमारे पास में 53, और d का मान कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरे पद में से 48 ऋण 53 53, तो ये हो जाएगा ऋण 5। कितना हो जाएगा? ऋण 5। तो d का मान कितना है? -5, छोटा है 0 से। ये 53 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? n-1 और इंटू -5 इज लेस देन -53। ये -5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n-1 इज लेस देन -53 डिवाइडेड बाय -5। ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो n-1 इज लेस देन कितना हो गया? 53/5, और ये 1 उधर जाएगा तो n इज लेस देन 53 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो ये आएगा n इज लेस देन, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 5, तो 53/5 कितना हो जाएगा? 58 n 58। तो n का मान कितना होगा? 5 का 5 और 5 का 5 3/5। जो n का मान होगा ना, तो वो क्या होगा? 11 सही 3/5 से छोटा होगा। 11 सही 3/5 से छोटा होगा। n का मान 11 सही 3/5 से छोटा होगा। और आपको मालूम है ना, मान जो होती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या ही होती है। तो इस संख्या से 11 सही 3/5, मतलब ये 11 से बड़ा है कि नहीं? तो इससे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 11 है। अतः 11वां पद क्या होगा? पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद होगा। आई बात समझ में? बस 11वां पद होगा भैया पहला ऋणात्मक। ये बात समझ में आएगी ना? n का मान जो है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो ये 11 से बड़ी संख्या है ना, तो इससे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? फिर भी नहीं आया समझ में? देखो, ये है 0, 1 2 3, ऐसा करते करते 11, और ये क्या? 11 सही 2/3 है। ऐसा है ना, 11 से बड़ी संख्या है ना ये। तो इससे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 11 है ना। तो 11, यहाँ यही तो बोला है कि भैया इससे छोटी संख्या होना चाहिए, तो 11वां पद होगा। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया चल रहा अपना मामला। अब
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला है? अरे जैसा बोला क्वेश्चन में वही काम करो। क्या बोला है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कौन है? 16। तीसरा पद मतलब A3 इज इक्वल टू कितना है? 16 है बस। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अच्छा, ये क्या बोल दिया भाई? सातवां पद जो है ना, सातवां पद 12वें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये आया क्या समझ में? सातवां पद जो आएगा ना, उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर पांचवें पद में मैं अगर 12 को जोड़ूंगा तो ये सातवें पद के बराबर हो जाएगा। यही तो बोलना चाह रहा है ये घुमा फिरा के। सातवां, अरे मैं बोलूंगा कि राम के पास मोहन की अपेक्षा 5 रुपए ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है? राम के पास मोहन से 5 रुपए ज्यादा है। मतलब मोहन के पास जितने भी रुपए उसमें अगर 5 को जोड़ूंगा तो राम के बराबर पैसे हो जाएगी कि नहीं? हाँ, हो जाएंगे ना। मुझे क्या है, बीच में बराबरी का चिन्ह लगाना है। इन बातों को याद रखा करो। राम के पास मोहन से 5 रुपए ज्यादा है, तो बच्चे ये इसमें जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते। अरे इसमें क्यों जोड़ेंगे? ये तो इसके पास पहले से ही ज्यादा है। दोनों को बराबर करना है तो जिसके पास कम है उसमें प्लस करेंगे, तब तो दोनों बराबर होंगे। ऐसा आपको A3 का फार्मूला मालूम है क्या? AN का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1D। जितने भी N है उससे एक कम। तो देखना, A प्लस यहां 3 है ना, तो 2D बराबर से 16। और ये क्या हो जाएगा? A प्लस 6D है ना, ये दोनों चीजें दी हुई है, बराबर से A प्लस 4D और प्लस 12। आ गई बात समझ में? मैं क्या करता हूं, इनको दोनों को इधर कर देता हूं। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D और बराबर से 12। ये इधर जाएगा तो ऋणात्मक, 4D इधर जाएगा तो ऋणात्मक। ये A से ये खत्म हो गया। 6D में से 4D को घटाएंगे तो 2D। अरे 6 आम में से 4 आम को घटाएंगे तो 2 आम बचेंगे। अरे 6D, अरे D मतलब आम मान लो, जाम, अमरूद मान लो, जो मानना है वो मान लो। तो ये सेम है ना। तो 6D में से 4D को घटाएंगे तो 2D बराबर से 12। तो D का मान कितना आ गया भाई? 6 है ना। इसका तिर्यक गुना होगा तो 12/2 यानी कि 6। D का मान यहां रख देता हूं मैं, A बराबर से A धन 2, D का मान यहां रख देता हूं 6 बराबर से 16। तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो A इज इक्वल टू 4। A का मान 4 और D का मान 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक। अब आगे की बात करते। वह AP ज्ञात कीजिए। अब AP ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। तब AP क्या हो जाएगी? तो AP मालूम है ना आपको क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D और डैश डैश डैश। A का मान कितना है भाई? 4 और 4 धन 6, 4 धन 2 गुणित 6 और डैश डैश डैश। तो ये क्या हो जाएगा? 4, 10 और 6 दूनी 12, 12 और 16। ये बन जाएगी AP। कितना आसान काम है कि नहीं? थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। किसी AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? ये 31, ये वाला ज्ञात करना है। ये 31 लिखते हुए चलो। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। अच्छा, क्या दिया है भाई? 11वां पद, ये 11 बराबर से 38 और 6वां पद 73 है। 6वां पद
मतलब A6 बराबर से कितना है 73। बड़ा सिंपल सा काम। आपको मालूम है कि an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। बस a प्लस n माइनस 1 डी, जितने n उससे एक कम d, जितने n उससे एक कम d 10d, जितने n उससे एक कम d a प्लस 5d बराबर से 73। आ गई बात समझिए। अब देखिए एक समीकरण 1 बन गया, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, हल करो और d का मान निकालो। तो हमने रेखिक समीकरण पढ़ा, मैंने बताया था रेखिक समीकरण जब पढ़ा था, भैया ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि कहीं पर भी घुस जाता है, मतलब बहुत जरूरी है। कई सारे चैप्टर में रेखिक समीकरण और द्विघाती समीकरण, मतलब दो चरों द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कहीं पर भी जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी, रेखिक समीकरण। अरे ये एक्स वाई जैसा समझ गया ना, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल टू 73। इसको विलोपित कर रहा हूँ मैं, एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो ये माइनस 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 सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 4 और 3 7 और ये माइनस इतना है ना, इतना आ जाएगा। तो d इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 का 5, 5 7 35, तो d का मान कितना आ गया, ऋण 7। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो। तो देखिए a प्लस 10 और d का मान कितना है -7 बराबर से 38। अरे जहां पर d है वहां पर हमने क्या किया, -7 को रख दिया, हाँ रख दिया भाई। तो ये -70d 70 है ना, 10 माइनस इंटू -7 और इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 38 प्लस 70, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 10 108। a का मान कितना आ गया 108, a का मान कितना आ गया 108। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे कौन सा बोला, 31वां पद, कौन सा पद निकालना है, 31वां पद। अब 31वां पद क्या होगा, ये 31 बराबर से a प्लस 30d, कितना सिंपल काम है। जो भी पद निकालना है उससे एक कम d, जो भी पद निकालना है उससे एक कम d, बस। अब देखना a 31 बराबर से a का मान कितना है भाई 108 प्लस 30 और d का मान कितना है -7, ये आया ना, a का मान आ गया था, a का मान ये आया 108 और d का मान -7, सारे मान रख दिए हमने। तो कितना हो जाएगा 108 माइनस 7 या 21 210, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 1 102, और कैसा आएगा ऋणात्मक, ये 31 बराबर से इतना आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। कितना सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल काम है भाई। देखना फिर से और एक बार, आपको इसका मान दिया हुआ था, क्यों ये दिया हुआ था, ये दिया था, आपको इसका फार्मूला मालूम है, ऐसा होता है 6 है तो 5 होता है, ऐसा होता है। रेखिक समीकरण युग्म को हल किया हमने, अगर नहीं आता है तो आप वो रेखिक समीकरण वाला यूट्यूब पर डला हुआ है, पूरा चैप्टर भी डला है कंप्लीट और सब कुछ डला है, डिटेल में भी डला है और 1 शॉट भी डला हुआ, देख लेना आप। तो इससे इसकी मदद से हमने d का मान निकाल लिया, और d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दिया, इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो इसमें रखा मैंने पहले वाले में, तो पहले वाले में रखा तो ये रखा था यहाँ पर, हाँ, तो ये का मान आ गया 108। फिर 31वां पद निकालना है, तो 31वें पद का फार्मूला ये है, ये का मान रख दिया, d का मान रख दिया -107, बस। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। का योगफल क्या होता है ये जरा ध्यान से समझना है ना,
बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, n पदों का योगफल। तो सिंपल सी बात है कि जब n पदों की बात की है तो इसका सूत्र बनेगा ही बनेगा। और सूत्र को कैसे बनाया जाता है, कैसे याद रखा जाता है, ये बातों को पहले थोड़ा सा समझो। बेसिक बातें पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, क्योंकि बेसिक में ही सब कुछ छुपा होता है। और उसको अगर अच्छे से समझा तो फिर क्वेश्चन बड़े आसानी से बनते हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पर टूट पड़ते हैं भाई, बेसिक को नहीं समझते। देखना, ध्यान देना। आपको मालूम है कि मेरे पास में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये और इसी प्रकार से आगे ये क्या है, n वां पद है। कौन सा पद है, n वां। इससे जस्ट पहले कौन सा रहेगा, n-1वां पद रहेगा कि नहीं रहेगा। पहला पद, दूसरा पद, चलो इतने, तीसरा पद काफ़ी है, और डैश 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 ऐसा आगे चलते जाएगा। अब देखना, पहले पद को क्या लिखा जाता है, ये। दूसरे पद को क्या लिखा जाता है, a प्लस डी। तीसरे पद को a प्लस 2d। अरे तीसरा पद है इसलिए 2d। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस n-1d। n वां पद क्या होगा, ये होगा। और इससे पहले क्या रहेगा, a प्लस n-2d। हाँ कि नहीं, अरे हाँ या ना। देखो यहाँ पर 1 है इसलिए 0d, यहाँ 2 है इसलिए 1d, 3 है इसलिए 2d। हमेशा 1 कम होता है। तो यहाँ n है तो n की अपेक्षा 1 कम, यहाँ n-1 है तो n-2 1 कम। n-1 में से और 1 कम कर देंगे तो n-2 हुआ कि नहीं, ऐसा। चलिए ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो पद थे ना, इनको प्लस करना। इनको क्या करना, इनका योगफल क्या होगा, ये बात समझना चाह रहे हैं। इनका योगफल समझना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सबका क्या करना है, प्लस कर देना। इसको भी जोड़ देना है ना। इनको सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है, जोड़ देना है। इसको प्लस कर देना है, ये जोड़ देना है। क्या हो जाएगा, और जो जोड़ेंगे उसको यस एन से प्रदर्शित किया जाता है। यस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म मतलब n पदों का योगफल, ठीक है। उसको यस एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समीकरण 1 दे दे रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका योगफल कितना होता है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसको क्या करो, उल्टा लिखना चालू कर दो। यस एन इज इक्वल टू, उल्टा लिखना चालू करो, a प्लस n-1d, ठीक, और प्लस a प्लस n-2d, ठीक है, प्लस। और ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा, और उल्टा लिखते जाएगा तो सबसे लास्ट से पहले ये आएगा a प्लस डी प्लस, और आखिरी में क्या आएगा, ये आएगा। मतलब इधर से लिखना चालू कर दिया मैंने, ऐसा उल्टा, उल्टे में। हाँ ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते, प्लस कर देते। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्या करेंगे, यस एन और यस एन कितना हो जाएगा, 2 अब देखना, जब इनको प्लस करेंगे तो इसके पहले पहले पद को प्लस कर देता हूँ, इसके दूसरे दूसरे पद को प्लस कर देता हूँ, इसमें तीसरा पद लिखा ही नहीं है, और इसके आखिरी पदों को ऐड कर देता हूँ, और इसके इनको भी ऐड कर देता हूँ। इसको जब सबको जोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना जरा, ए प्लस n-1d, ठीक है। समझ में आई ना बात। तो यहाँ सर्पाकार कोष्टक लगा देता हूँ, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, प्लस यहाँ पर देखना a प्लस डी प्लस a प्लस n-2d, और ऐसा जोड़ते 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 जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस n-2d प्लस a प्लस डी, है ना। ये दोनों को प्लस करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस n-1d प्लस a, ऐसा। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, a और ये कितना हो गया, 2a प्लस n-1d, a और ये कितना हो गया, 2a प्लस
यहाँ एक डी है और यहाँ n माइनस 2d है, तो n माइनस 1d हो जाएगा, है ना। ये डी को किया ना, ये d और n माइनस 2d, तो n माइनस 1d। और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा a और ये कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 2 और d कितना हो जाएगा n माइनस 1d प्लस a और ये कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, सब जगह एक जैसे ही आया, यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पर भी 2a प्लस 1 माइनस d, यहाँ पर भी 2a n माइनस 1d, 2a n माइनस 1d। तो कितने बार लिखा है ये सेम एक जैसा, कितने बार लिखा है, तो n पदों को जोड़ा ना हमने, तो n बार लिखा हुआ है, तो इनका सबका योगफल कितना हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, n बार हुआ तो 2sn। तो यस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 का तिर्यक गुना करेंगे तो n बाय 2 और 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप बोलोगे कि सर इसको क्यों बता रहे हैं आपने, तो ये फार्मूला कैसे बना ये बता दिया, जरूरी है। आई बात समझ में। मतलब बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले को रटते हैं और कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है, डेरिवेशन कैसे बना इसका जानना बेहद जरूरी होता है। अगर ये जाना ना तो फार्मूले को याद रखना आसान हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये वाला सूत्र कैसे बना हमें मालूम है। ये हालांकि परीक्षा में नहीं पूछा जाता कि सिद्ध कीजिए कि ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बताया, वो इसलिए बताया ओवरऑल आपको अभी एक फार्मूला मिल गया यस एन। यस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय 2 और 2a प्लस एन माइनस 1d। ये हो गया, एक फार्मूला मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गई बात, एक फार्मूला हमें यहां पर मिल गया। अच्छा, अब देखिए, अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, ये जो है ना एस एन है ना, इस पर ध्यान देना, n डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2a लिखा है ना उसको मैं a प्लस ए लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ ना, n माइनस 1d। अरे 2a है तो उसको a धन a लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ ना। अब आप अगर इतने को ध्यान देंगे, इतने को ध्यान देंगे तो क्या बन गया, ये an का फार्मूला बन गया कि नहीं, जो हमने इससे पहले किया, a प्लस an एस एन। और an का को दूसरे वर्ड में बोला जाता है n बाय 2 a प्लस एल मतलब लास्ट टर्म। समझ में आया, यल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट अंतिम पद। तो आप चाहो तो इसको याद रखो, एन यानी कि अंतिम पद, और यल का भी मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। तो हमारे पास में दो फार्मूले बन गया है, ये वाला और ये वाला। अब कब कौन सा सूत्र लगाना है, ये बड़ी एक कला है। जब आपको ए का मान दिया हो, एन का मान दिया और अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद मतलब एन दिया हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब ए मालूम हो, एन मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो तो ये फार्मूला लगाओ, या तो फिर एक एस एन भी लिख देता हूं मैं। ये चार चीजें हो गई, अंतिम पद, एन पदों की संख्या, पहला पद और एन पदों का योगफल। ये चार में से कोई भी तीन चीजें दिए तो यही वाला फार्मूला लगाना है आपको। और ये वाला कब लगाएंगे, जब पहला पद, अंतिम पद का योग, पदों का योगफल, पहला पद और डी। अगर ये चार में से कोई तीन चीजें दी है और चौथा मान ज्ञात करना है तो ये वाला सूत्र लगाना है। तो आपको फार्मूले का सिलेक्शन मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे तो वहां पर और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते हैं हम यहां पर। देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि एपी के 22 पदों का योगफल, अच्छा कितने पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है भैया, जिसमें डी का मान दिया हुआ है। डी कितना है, 7, और क्या दिया है, A22 का मान दिया हुआ 149। ये A22 का मान दिया 149।
आ गई बात समझिए। हाँ, अब देखिए ये 22 का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 21d इज इक्वल टू 149। अरे जितने पद, ये पिछला वाला फार्मूला, तो a का मान नहीं मालूम आपको और 21 और d का मान मालूम है 7 इज इक्वल टू 149। तो a प्लस 7 का 7, 7 दूनी 14 और बराबर से 149। तो a का मान कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया a इज इक्वल टू 2, ए का मान आ चुका है और d का मान पहले से मालूम है। अब एसएन का मान फार्मूला लगाना। एसएन का फार्मूला क्या होता है, जब d मालूम है आपको और ये भी मालूम है और n भी मालूम है, तो क्या होता है फार्मूला n/2 और 2a प्लस n-1d, जो अभी अभी प्रूफ किया हमने। किसका मान ज्ञात करना है, 22 पदों का योगफल। 22 पदों का योगफल मतलब 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n का मान कितना हो जाएगा 22। देखना यस 22, जहां जहां n है वहां पर क्या रखना है 22/2 और 2 a का मान कितना है भाई बताओ, क्यों a का मान कितना है तो अभी निकाला हमने 2 प्लस 22 ऋण 1 और d का मान कितना है 7। बस इसका कैलकुलेशन करो, 11 4 प्लस 21 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 11 4 प्लस 7 14, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 47 50 51 है ना 151। तो 11 का 11 बचा 1, 11 5 55 और 1 56, 5 11 और 5 11 और 5 16, तो ये हो जाएगा यस 22। बस हो गया काम। मतलब 11 का 11 11 55 56 और 11 और 5 16, तो इसका मान ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया। कितना सिंपल काम है ना, सिंपल काम है भाई। ये फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है। देखना आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे भी है। यदि किसी एपी के पहले 6 पदों का योगफल 36 है, क्या दिया है बताओ, यस 6 इज इक्वल टू 36। पहले 6 पदों का योगफल 36 है और 16 पदों का योगफल कितना है 256 है। कितना 16 पदों का योगफल, 16 पदों का योगफल 256 है। ये दूसरी चीज दी हुई है। तो पहले के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको बोला है कि पहले के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, पहले के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, सिंपल काम है। कैसे करेंगे इसको, तो सिंपल फार्मूला लगाना चालू कर दो ना। क्या n/2, देखिए फार्मूला क्या होता है, यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है। तो एसएन का फार्मूला क्या बनेगा n/2। n/2 मतलब n का मान कितना है, यहाँ 6 है ना, तो 6/2 और 2a का मान नहीं मालूम और 6 ऋण 1 d का भी मान नहीं मालूम। n का मान मालूम है ना, 6 पदों का योगफल बोला है तो n का मान 6 है ना, और कितना है 36 है। अब देखिए 16 पदों का मान, तो 16/2 2a प्लस 16 ऋण 1 है ना और d और बराबर से 256, ये हो गया। क्या हो जाएगा, 2 से ये 3 बार कैंसिल और 3 का 3 गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 लिख देता हूँ मैं अभी यहाँ, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 36 और ये क्या हो जाएगा 8 2a प्लस 15d बराबर से 256। ठीक, ये 3 का 3 गुना होगा तो 2a प्लस 5d बराबर से 2a का 2
3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब कुल मिला के ये तिर्यक गुना होगा तो 36/3 हो जाएगा ना। तो 3 का 3, 3 दूनी 6 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ पर। ये 8 का तिर्यक गुना होगा तो 2a धन 15d। 8 का तिरछा गुना होगा तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, इतना हो गया। ये बन गया समीकरण 1 और ये बन गया समीकरण 2। अब रेखिक समीकरण आ गया फिर से। वो जो x और y आता था, a की जगह x है, x की जगह ये है और y की जगह d है, उससे क्या फर्क पड़ रहा। अब रेखिक समीकरण से हल करेंगे। समीकरण 2 में से, ये बड़ा समीकरण है तो इसमें से घटा देता हूँ इसको, 2 ऋण समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32, और ये कितना 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10d बराबर से 20। तो d का मान कितना आ जाएगा 2, d का मान कितना आ जाएगा 2, मतलब 10 का तिरछा गुना होगा तो 2 आ जाएगा। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो रहा, समीकरण 1 में 2a धन 5d बराबर से कितना है 12। हाँ, तो d का मान रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2a प्लस 5 और d का मान कितना है 2 बराबर से 12, तो हो जाएगा 2a धन 10 बराबर से 12, तो 2a बराबर से कितना हो जाएगा 2, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। a का मान और d का मान निकल चुका है। अब काय का मान ज्ञात करना है हमें, S10 का। क्या होता है फार्मूला, S10 का मान ज्ञात करना है तो 10/2, 2a प्लस 10 ऋण 1 d, यही वाला सूत्र लगाया मैंने, जहाँ n है वहाँ पर 10 रख दिया बस। तो कितना हो जाएगा 5, 2 और a का मान कितना है 1 धन d का मान कितना है 9 और d का मान कितना है 12, कितना है 2, तो ये हो जाएगा 5, 2 धन 18 और 20, 5 गुणित 20 और 5 20 और 5 100। तो भैया S10 का मान यानी कि 10 पदों का मान कितना है, 10 पदों का योगफल कितना है 100 होगा। ठीक है, तो मज़ेदार बात चल रही है ना। ठीक है, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल, देखना, प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों मतलब 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, ऐसा ऐसा करते करते कहाँ तक 1000 तक इनका योगफल ज्ञात करना है। बड़ा सीधा सीधा काम है। वैसे अगर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है 1 धन 2 धन 3 धन डेज 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 कहाँ तक n तक। तो जब भी ऐसा करना होता तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो आखिरी में आया ना, 1 से अगर प्रारंभ होता तो आखिरी में आया उसको यहाँ रख दो और उसमें 1 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो आंसर आ जाता है। लेकिन अपन एपी पढ़ रहे हैं तो एपी के तरीके से हम इसको हल करते हैं। देखना, a का मान कितना है भाई 1 पहला पद, d का मान कितना है 1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया तो 1 आया, और an का मान कितना है 1000 और n का मान कितना है वो भी 1000 है। 1000 पदों तक बोला है ना, 1000 तक तो 1000 ही पद होगी कि नहीं। तो ये d वाला फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, d की जरूरत हमें नहीं है। क्या होता है फार्मूला, यस 1000 पदों का योगफल n/2 यानी कि 1000/2, और पहला पद, अरे ये होता है ना फार्मूला यस n बराबर से n/2 पहला पद धन अंतिम पद, अंतिम पद n लिखो चाहे an लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो पहला पद n और क्या हो जाएगा, पहला पद 1 और 1000, तो यही तो हो गया ना। देखिए n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वही हो गया। तो ये कितना हो गया 500 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 500
गुणित 1001, तो ये क्या हो जाएगा 500 500। ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम। 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 मतलब 199। अरे देखो ना, 100 और 200 के बीच, तो 100 के बाद क्या आएगा 101, 101 के बाद क्या आएगा 102, और इसी प्रकार से चलते जाएगा। इससे पहले क्या आएगा 198। तो इसके बीच जब बोला ना, ये ध्यान रखना, बीच मतलब उसको छोड़ना है, 100 और 200 को छोड़ना है, उसके बीच की बात की है। तो आपको मालूम है कि पहला पद कौन है 101, और डी कौन है भाई, डी 102 ऋण 101 मतलब 1। अंतिम पद कौन है, ये अंतिम पद कौन है, अंतिम पद है ए एन इजिकल टू 199। तो पहले पदों की संख्या पता करना पड़ेगा ना, तब तो काम होगा अपना। क्यों, पदों की संख्या पता करना पड़ेगा। तो ए एन का सूत्र लगाएंगे पहले। ए एन बराबर से क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब ए एन बराबर से ए एन का मान कितना है, एनवा पद कितना 199, और ए का मान कितना 101 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना 1। आया समझ में। ये इधर जाएगा तो कितना हो गया 98 बराबर से एन माइनस 1, तो एन का मान कितना हो जाएगा 99। 99 पद है भैया, पदों की संख्या कितनी है 99। तो यस एन इजिकल टू सूत्र क्या होता है n/2 ए प्लस ए एन। तो रख दो यस 99, एन का मान कितना हो गया 99/2, पहला पद 1 है और दूसरा पद 199 है, तो ये हो जाएगा 99 गुणित 200/2, और 2 से ये 100 बार कैंसिल, तो ये 9900। आई बात समझ में। ठीक, तो मज़ा आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फार्मूले भी प्रूव किए, फार्मूले के बाद में क्वेश्चन भी किए, है ना, और जो फार्मूले है उसका डेरिवेशन भी किया कि भाई ये फार्मूले बने कैसे हैं। ठीक, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगर एपी पढ़ना है ज़्यादा डिटेल में तो 10th क्लास में मिलेगी, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो 11th क्लास की एपी और ज़्यादा डिटेल में होती है। ठीक है ना, मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।